राखी का दिन था। बारिश का मौसम था। सावन का आखिरी सप्ताह चल रहा था। गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। हर घर में रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही थी। कहीं मिठाइयां बन रही थी, कहीं रंग बिरंगी राखियां सजाई जा रही थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा मकान था, राम प्रसाद का घर। राम प्रसाद गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी पत्नी शारदा बहुत शांत और संस्कारी महिला थी। उनका एक बेटा विवेक और बेटी आरती थी। विवेक और आरती में बचपन से ही बहुत प्यार था। आरती जब छोटी थी तो विवेक ही उसे स्कूल छोड़ने जाता। बारिश में अगर आरती की चप्पल टूट जाती तो विवेक उसे अपनी पीठ पर बैठा कर लाता। आरती भी अपने भाई को बहुत मानती। एक बार विवेक की कॉलेज की फीस जमा करने के लिए पैसे कम पड़ गए। आरती ने अपनी गुल्लक तोड़ दी। उसने मासूमियत से कहा, आरती भैया, मेरा गुल्लक में ज़्यादा पैसे तो नहीं, लेकिन आप पढ़ाई ज़रूर करना। आप बड़े आदमी बनोगे तो मुझे भी अपने साथ शहर घुमाने ले जाना। विवेक हंस पड़ा। तू मेरे लिए सिर्फ बहन नहीं आरती, तू मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मैं जिंदा हूँ तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। आरती ने उसी दिन भाई की कलाई पर एक धागा बांधकर कहा था, फिर मैं भी वादा करती हूँ जिंदगी में कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। समय बीतता गया। विवेक की नौकरी लग गई। कुछ साल बाद उसकी शादी काव्या नाम की लड़की से हुई। काव्या देखने में बहुत सुंदर और बातों में बेहद मीठी थी। शादी के शुरुआती महीनों में उसने सबका दिल जीत लिया। वो शारदा की सेवा करती और राम प्रसाद का ध्यान रखती। आरती को प्यार से छोटी बहन कहती। आरती तो अपनी भाभी को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। वो अपनी सहेलियों से कहती, मेरी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हैं और वो मुझे अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा मानती हैं और वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। लेकिन आरती नहीं जानती थी कि काव्या के मन में और कुछ ही चल रहा था। काव्या को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि विवेक अपनी बहन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से काव्या के मन में थोड़ी सी खटास आ गई थी। जब भी विवेक आरती के लिए कुछ खरीदता, काव्या के चेहरे पर नाराज़गी जताई देती। ऐसा नहीं था कि वो अपनी पत्नी के लिए भी कुछ नहीं लाता था, साथ साथ में वो अपने पत्नी का भी ख्याल रखता। एक दिन विवेक बाजार से आरती के लिए नया फ़ोन लेकर आया। काव्या मुस्कुराते हुए बोली, बहन के लिए इतना महंगा फ़ोन? विवेक ने कहा, हाँ, उसका पुराना फ़ोन खराब हो गया था, इसलिए मैं नया फ़ोन उसके लिए लाया हूँ। काव्या ने धीरे से कहा, शादी के बाद भी आपको अपनी बहन की इतनी चिंता रहती है? विवेक ने हंसकर बोला, क्यों नहीं, वो मेरी बहन जो है, मेरी इकलौती बहन, और है ही कौन। काव्या चुप हो गई, लेकिन उस दिन उसके मन में एक बात बैठ गई। जब तक आरती इस घर में है, विवेक के मन में पूरी तरह से अधिकार नहीं कर पाएगी। उसने सीधे आरती से लड़ना शुरू नहीं किया, बस मन ही मन उसने एक क्रोध सा बैठा ली, बल्कि उसने धीरे धीरे विवेक का कान भरने शुरू किए। हमेशा कुछ न कुछ आरती के खिलाफ कहती ही रहती। एक दिन काव्या ने कहा, आरती को शायद हमारा साथ पसंद नहीं। काव्या बोलती है, वो हर बात में आपको अपनी तरफ कर लेती है। मैंने देखा है, जब भी हम दोनों कोई फैसला करते हैं, आरती बीच में आ जाती है। विवेक की सब बात सुनकर वो हंस पड़ता है कि काव्या कैसी बातें करती है, लेकिन रोज़ रोज़ कही गई बातें इंसान के मन में कहीं न कहीं जगह ही बना लेती है। और उसके मन में ये बात बैठ गई, कहीं काव्या सच तो नहीं कह रही। उधर आरती को इन बातों का कोई अंदाज़ा नहीं था। वो अपनी भाभी को खुश रखने के लिए कोशिश करती, हमेशा उसके काम में हाथ बटाती, भाभी के साथ हमेशा रहती। छोटी मोटी काम में वो हमेशा खुद ही कर देती थी।
रक्षाबंधन आने वाला था। आरती ने कई दिनों पहले ही विवेक के लिए राखी खरीद ली थी और वो राखी के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थी। उसने भाई की पसंद की मिठाइयाँ भी बनाना सीख ली थी। उसने काव्या के लिए भी एक सुंदर साड़ी और एक राखी ली थी कि काव्या को भी भाई के जैसे राखी बांधेगी। आरती बहुत खुश थी। एक बार राखी सबसे खास होगी। भैया को देखकर उनकी आंखें भर जाएंगी और उसे क्या पता था कि उसी राखी के दिन उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। रक्षाबंधन की सुबह सुबह आरती उठ गई। उसने घर का आंगन साफ किया, फूलों से रंगोली बनाई, पूजा की थाली सजाई। थाली में रोली, चावल, दीपक, मिठाई और राखी रखी। फिर उसने अपनी माँ शारदा को आवाज़ दी, माँ देखो ना, थाली आज कितनी सुंदर लग रही है। ये मैंने भैया भाभी के लिए तैयार करी है। शारदा मुस्कुराई, बहुत सुंदर सजाई है थाली तुमने आज। आज अपने भाई की नज़र उतार देना। आरती हंसते हुए चल पड़ी। आरती बोली, आज तो मैं भैया से इतना बड़ा तोहफा लूँगी कि वो याद रखेंगे। तभी काव्या वहाँ आई। उसने थाली देखी और तिरस्कार मुस्कुराहट से कहा, बहुत तैयारी कर ली छोटी बहन ने। आरती ने प्यार से कहा, हाँ भाभी, आपके लिए भी तो लाई हूँ मैं, और साथ में साड़ी भी है। काव्या ने साड़ी ली, कुछ पल उसे देखा और झूठी हंसी हंसते हुए बोली, काव्या अच्छी तो है। आरती ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उसे लगा शायद भाभी खुश नहीं है। उसको थोड़ा थोड़ा सा शक होने लगा, लेकिन उसने बात को नज़रअंदाज कर दिया। दोपहर होते होते घर में रिश्तेदार आने लगे। विवेक भी बाजार से वापस आ गया। आरती राखी की थाली लेकर उसके सामने बैठने ही वाली थी कि अचानक काव्या की जोरदार चीख सुनाई दी। सब लोग डर गए। काव्या बोली, मेरा हार, हार कहाँ गया? पूरा घर चौंक गया। शारदा दौड़ कर आई। शारदा बोली, क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो? काव्या घबराई हुई बोली, माँ जी, मेरा सोने का हार अलमारी में रखा हुआ था, मिल नहीं रहा। सुबह मैंने यहीं रखा था। रामप्रसाद ने तुरंत नौकरों को बुलाया। घर के सभी नौकरों से एक एक करके रामप्रसाद पूछने लगे, घर में बाहर से कौन आया था, जरा पता करो। सबने बताया, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया था साहब। काव्या ने रोते हुए कहा, तो फिर घर के ही किसी व्यक्ति ने लिया होगा। आरती का चेहरा उतर गया। उसने कहा, भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? घर में तो हम ही अपने लोग हैं। आखिर किसने लिया होगा? काव्या ने उसकी तरफ देखा, फिर कुछ पल चुप रही, फिर बाद में बोली, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही, लेकिन सुबह तुम मेरे कमरे में आई थी। आरती तो चौंक ही गई और वो हैरानी से देखती ही रह गई। हाँ, आपकी साड़ी रखने आई थी, लेकिन मैंने हार देखा तक नहीं। काव्या रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा था और तुमने ये किया। आरती आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाभी, आप मुझ पर शक कर रही हैं। मैं आखिर तुम्हारा हार क्यों लूँगी, और मुझे ज़रूरत ही क्या है? काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद घर की तलाशी शुरू हुई। एक एक घर देखा गया, हर एक कोना तलाशा गया। नौकरों के भी कमरे देखे गए। आरती के कमरे में भी सब पहुँचे। काव्या ने उसकी अलमारी खोली और कपड़े हटाए। सब कुछ तहस नहस कर दिया और तभी कपड़े की एक पोटली नीचे गिरी। उसमें वही सोने का हार था। पूरा घर सन्न रह गया। आरती की आंखें फैल गई। आरती, ये क्या है? ये मेरा नहीं है और मुझे नहीं पता ये यहाँ पर कैसे आ गया। काव्या चिल्लाई, तो फिर तुम्हारी अलमारी में ये कैसे आया? आरती रोते हुए बोली, भाभी, मुझे नहीं पता ये कैसे आया और किसने यहाँ पे रखा। विवेक ने हार हाथ में उठा लिया। उसकी आंखों में विश्वास ही नहीं था। आरती ने भाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ उम्मीद थी। आरती बोली, भैया,
आप तो मुझे जानते हो। विवेक बिल्कुल चुप खड़ा था और आरती अपने आप को निर्दोष साबित करने पर लगी हुई थी। विवेक चुप रहा और आरती के पास गई। भैया, बचपन से आपने मुझे कभी गलत नहीं समझा। आज भी मेरी बात पर भरोसा करो। विवेक के अंदर तूफान चल रहा था, लेकिन उसके सामने हार पड़ा था और वो हार उसकी बहन की अलमारी से मिला। सारा सबूत आरती के खिलाफ था और यही साबित हो रहा था कि आरती ने ही हार अलमारी में छुपाया हुआ था। काव्या रोते हुए कहती है, अगर आज भी आरती को निर्दोष कहा गया तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। रिश्तेदार भी बोलने लगे, इतना बड़ा घर है, इज्जत का सवाल है। चोरी हुई तो है, सजा भी होनी चाहिए। अगर बहन है तो क्या कानून अलग हो जाएगा? आरती हर आवाज़ सुन रही थी। सारे रिश्तेदार उसी पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। उसकी आंखें लगातार अपने भाई को खोज रही थी। आखिर विवेक ने भारी आवाज़ में कहा, आरती, जब तक सच सामने नहीं आता तुम कुछ दिनों के लिए घर से चली जाओ। ये सुनते ही आरती जैसे पत्थर की हो गई। उसने अपने भाई पर भरोसा किया था कि वो शायद सच का साथ देंगे, लेकिन वो आरती बोली, आपने मुझे घर से जाने को कह दिया। विवेक ने नजरें झुका ली। आरती की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने राखी उठाई, वो राखी जो कुछ देर में भाई की कलाई पर बांधने वाली थी। आरती ने उसे अपनी हथेली पर रखा और कहा, भैया, आज राखी बांधने आई थी, लेकिन शायद भगवान ने मेरी परीक्षा कुछ और ले रखी थी। शारदा रोते हुए बेटी से लिपट गई। शारदा बोली, मत जा बेटी। आरती ने माँ के आंसू पोंछे। माँ, मैं जा रही हूँ, लेकिन चोर बनकर नहीं। उसने विवेक की तरफ देखा। जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन शायद मैं इस घर में वापस ना आ पाऊँ, लेकिन उस दिन आपको ज़रूर याद आएगा कि आपकी बहन ने आपसे आखिरी बार सिर्फ विश्वास मांगा था। ये कहकर आरती रोते हुए अपना छोटा सा बैग लेकर घर से निकल आई। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। बाहर बारिश में अकेली चलती रही। उसके हाथ में वही राखी थी जिसे वो अपने भाई की कलाई पर बांधना चाहती थी। नई जिंदगी की तलाश में वो धीरे धीरे गांव से अपने बाहर निकल आई। आरती गांव से निकलकर शहर पहुंची। उसके पास थोड़े से पैसे थे। रात उसके एक मंदिर के बाहर बैठकर गुजारी। सुबह मंदिर की वृद्ध सेविका सरला माँ ने उसे देखा और उसके पास आकर बोली, बेटी, रात भर यहाँ क्यों बैठी थी? आरती शांत रही, कुछ नहीं बोली। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सरला ने उसे अपने साथ मंदिर के पास छोटे से घर में रख लिया। आरती ने वहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। उसने सिलाई सीखी, फिर अपना छोटा सा सिलाई केंद्र शुरू किया। अपने आसपास की कुछ गरीब लड़कियों को उसने मुफ्त में सिलाई और बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई करना सिखाया। लोग उसे सम्मान से आरती दीदी कहने लगे, लेकिन उसके दिल में एक कोना हमेशा खाली था। उसने एक नाम था, विवेक भैया। वो अपने भाई को, माँ को, भाभी को, पिता को हमेशा याद करती थी। कभी कभी सोचती कि मैं एक बार चली जाऊं, सबसे मिल लूं, लेकिन यहाँ पर आत्मसम्मान की बात रहती और वहाँ पर रुक जाती। दूसरी तरफ चौधरी परिवार, आरती के जाने के बाद घर की खुशियाँ खत्म हो गई। शारदा हर राखी पर बेटी की राह देखती। विवेक बाहर से सामान्य रहने की कोशिश करता, लेकिन हर साल राखी के दिन उसकी कलाई खाली रह जाती। काव्या धीरे धीरे घर पर पूरा अधिकार जमाने लगी, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसे इस कहानी पर विश्वास नहीं था। वह थी बूढ़ी नौकरानी गंगा। गंगा ने उस दिन काव्या को आरती के कमरे में आसपास जाते देखा था। उसे सब याद था, लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं था।
एक दिन घर की सफाई करते करते गंगा को काव्या के पुराने संदूक के पीछे एक छोटी सी पर्ची मिली। उस पर्ची पर एक सुनार की दुकान का नाम था। गंगा को शक हुआ। उसने चुपचाप उस दुकान पर पता खोजा और दुकान गांव के दूसरे छोर पर थी। गंगा वहां पहुंची और सुनार से जाके पूछा, क्या कुछ महीने पहले यहाँ किसी ने सोने का हार बेचने या गिरवी रखने की कोशिश की थी? सुनार ने पुराने रजिस्टर निकाले और जो नाम सामने आया उसे देखकर गंगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नाम था काव्या। सुनार ने उसको तुरंत बता दिया, लेकिन काव्या ने हार बेचा नहीं था। उसने सिर्फ उसकी तस्वीर दिखाकर उसकी कीमत पूछी थी। गंगा का शक और गहरा हो गया था। 10 साल बाद समय तेजी से गुजर गया। दोनों घर जैसे कि तैसे चल रहे थे। इधर आरती भी अपने घर को याद कर कर रह रही थी और इधर उसके माँ बाप भी अपनी बेटी की वियोग में रहे थे। आरती अब शहर से एक सम्मानित महिला बन चुकी थी। उसने गरीब लड़कियों के लिए एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र खोल लिया था। लोग उसे समाज सेवी के रूप में जानते थे, लेकिन उसने कभी शादी नहीं की। जब भी कोई उससे पूछता, आपने अपना घर क्यों नहीं बसाया, वो मुस्कुराकर कहती, कुछ रिश्ते टूटकर भी इंसान के अंदर हमेशा जिंदे रहते हैं। उधर विवेक के बालों में सफ़ेदी आने लगी। शारदा की तबीयत भी कमज़ोर हो चुकी थी और वो हर साल अपनी बेटी की तस्वीर निकालती और कहती, पता नहीं मेरी आरती कहाँ होगी, किस हाल में होगी। विवेक के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कई बार आरती को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता उसके बारे में। एक दिन अचानक घर में एक बड़ा संकट आया, जिससे सब लोग घबरा गए थे। काव्य के पुराने संदूक की सफाई करते समय एक लिफाफा गिरा। विवेक ने उसे उठाया। उसमें कुछ पुराने कागज़ थे और उन्हीं कागज़ों के बीच एक छोटा सा मोबाइल वीडियो वाला मेमोरी कार्ड था। विवेक ने उसे कंप्यूटर में लगाया। वीडियो शुरू हुआ और वीडियो को विवेक देखने लगा। वीडियो में था कि वीडियो काव्य अपनी माँ से बात कर रही थी। आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, आरती को घर से निकाल दिया है। अब कोई मेरे और विवेक के बीच नहीं आएगा। हार भी उसकी अलमारी में रख दिया था। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। विवेक के हाथ कांपने लगे। उसे वीडियो दोबारा चलाया, फिर तीसरी बार चलाया। बार बार वो देखता रहा और उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी काव्या ऐसा भी कर सकती है। उसे अपने बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। हर बार वही आवाज़, वही सच। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे 10 साल पुरानी वही राखी याद आ गई। उसे आरती का चेहरा याद आया। उसके शब्द याद आए, भैया मैं चोर नहीं हूँ। विवेक ज़मीन पर बैठ गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। आरती, मैंने तुझ पर विश्वास नहीं किया। मैंने बहुत बड़ी भूल की। काव्या उसी समय कमरे में आ गई। विवेक ने वीडियो उसके सामने चला दिया। काव्या डर से कांपने लगी। काव्या का चेहरा पीला पड़ गया। क्या क्या तुमने काव्या, तुमने क्या गुनाह कर दिया? क्यों किया तुमने ऐसे? काव्या चुप रही। तुमने मेरी बहन का घर छीना, मेरी माँ की बेटी छीनी और मुझसे 10 साल तक मेरा अपना खून दूर रखा। काव्या रोने लगी, लेकिन इस बार विवेक उसकी बात सुनने वाला नहीं था। उसने कहा, जिस दिन आरती ने घर छोड़ा था, उस दिन सिर्फ मेरी बहन नहीं गई थी, उस दिन मेरा भाई होना भी खत्म हो गया था। आरती की तलाश। विवेक तुरंत आरती को खोजने निकल पड़ा। कर्ज कई जगहों उसने पूछताछ की, गली कोने नुक्कड़, हर एक शहर। आरती का कोई पता नहीं चला। फिर एक जगह उसने जाकर पता किया तो उसको पता चला कि आरती एक शहर में महिला प्रशिक्षण केंद्र नाम से एक संस्था चला रही है।
विवेक वहाँ पहुँचा। दरवाजे पर आरती की तस्वीर लगी थी। विवेक कुछ पल उसे देखता रहा। 10 साल बाद उसने अपनी बहन को तस्वीर में देखा था। वो अंदर गया। आरती करीब लड़कियों को सिलाई सिखा रही थी। अचानक उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। सामने विवेक खड़ा था। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। आरती के हाथ से कपड़ा गिर गया। विवेक की आंखें भर आई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। आरती भी देखते ही उनको चौंक गई। आरती ने नज़रें झुका ली और बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं भैया? विवेक रो पड़ा, तुमसे माफ़ी मांगने। आरती चुप रही। तू निर्दोष थी, मुझे सब पता चल गया। आरती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया और आरती ने बहुत ही विनम्र से कहा, भैया सच 10 साल बाद मिला है, लेकिन वो 10 साल मुझे वापस नहीं मिलेंगे। विवेक ने सिर झुका लिया और वो बोलता ही क्या। तभी विवेक ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे पता है बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उस दिन तुमसे सिर्फ एक चीज़ मांगी थी, विश्वास। आपने वो नहीं दिया भैया। विवेक हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। बहन मुझे एक मौका दे दे, मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दे दे। आरती की आंखों से आंसू बह निकले। वो अपने भाई को माफ़ करना चाहती थी, लेकिन 10 साल का दर्द उसके दिल में जमा था। वो कैसे भूल जाती। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, भैया रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हुआ था, बस उस पर बहुत धूल जम गई थी। विवेक ने रोते हुए अपनी बहन को गले लगा लिया। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। 10 साल बाद फिर राखी। अगले दिन रक्षाबंधन था। आरती ने अपने भाई के घर गई। शारदा ने बेटी को देखते ही उसे गले लगा लिया और बहुत रोई। माँ बेटी दोनों बहुत देर तक ऐसे ही रोती रही। फिर आरती ने राखी की थाली निकाली। विवेक उसके सामने बैठ गया। आरती ने राखी उठाई, कुछ पल उसे देखा, फिर भाई की कलाई पर बांध दी। विवेक रोते हुए बोला, इस बार मैं तुझसे कोई वादा नहीं करूँगा, क्योंकि वादा शब्दों से नहीं, जिंदगी भर निभाना चाहता हूँ। और तू अब कहीं नहीं जाएगी, हमारे साथ ही रहेगी। आरती मुस्कुराई। उसने भाई के माथे पर तिलक लगाया। आप एक बात याद रखना भैया, रिश्ते सबूतों से नहीं, विश्वास से चलते हैं। विवेक ने बहन का हाथ पकड़ लिया और विवेक ने बोला, और अब ज़िंदगी में कोई भी हमारे बीच नहीं आएगा, और कोई अगर ऐसी बात होती है तो मैं सबसे पहले तुमसे पूछूंगा। दोनों की आंखों में आंसू थे। शारदा दूर खड़ी होकर भगवान से कह रही थी, हे भगवान, आज मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई। इससे बड़ी राखी मेरे लिए और क्या हो सकती है। उस दिन आरती ने अपने भाई को माफ़ कर दिया, लेकिन उसने काव्या को कभी वापस अपने जीवन में जगह नहीं दी, क्योंकि उसने अच्छे से रहते हुए आरती के साथ गलत किया। काव्या को उसके किए की सज़ा कानून ने भी दी थी और ज़िंदगी ने भी। और विवेक ने अपनी बहन के नाम से गांव में एक स्कूल बनवाया। उस स्कूल के बाहर एक पंक्ति लिखवाई, भाई बहन का रिश्ता खून से बनता है, लेकिन विश्वास से जिंदा रहता है। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, किसी रिश्ते के बारे में फ़ैसला लेने से पहले सच ज़रूर जान लेना चाहिए, क्योंकि झूठ से टूटा रिश्ता शायद दोबारा जुड़ जाए, लेकिन बीते हुए साल कभी वापस नहीं आते हैं। और भाई बहन का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो किसी दुनिया की बात सुनने से पहले एक बार उस रिश्ते से ज़रूर बात करें और विश्वास करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आप सबको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना
ख्याल रखिएगा। जय माता दी।